जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। वो हर कठिन समय में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन कालू और नीलो कवि चिड़िया के पास आते हैं। बबली, मैंने सुना है कि साथ वाले जंगल में उल्लू महाराजा ने मेला लगाया हुआ है। क्यों ना हम सब वहां मिलकर जाएं? मैंने सुना है वहां मजे मजे के झूले लगे हैं और खाने को भी बहुत कुछ है। सब पक्षी अपने अपने जंगल के फल भी लाएंगे। कालू भाई, मैं जरूर जाती, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ऐसा करें, आप लोग हो आए, मैं फिर किसी और दिन चली जाऊंगी। ठीक है, फिर तुम ऐसा करो बबली कि मेरे राजू बेटे का ख्याल रख लेना तुम। मैं और नीलो कवि बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। कालू भाई, आपका बेटा बहुत शरारती है। ये तो किसी की नहीं सुनता। भला मैं इसकी रक्षा कैसे करूंगी? अरे बस बस, इतना भी बुरा नहीं है मेरा बच्चा, जितना तुम सब ने उनको समझा हुआ है। वैसे भी हमने कौन सा वहां पर सालों लगा देने हैं। हमने आज ही वापस आ जाना है। तब तक ही तुमने इसका ख्याल रखना है बस। ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ। लेकिन अगर इसने मेरी बात ना मानी तो फिर आप मुझे ना कुछ कहिएगा। अरे अरे, कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा। अब हम चलते हैं। राजू बेटा, बबली आंटी के पास ही रहना और इनकी बात भी मानना, ठीक है ना? ओके बाबा। कालू और नीलो राजू को बबली को देकर चले गए, लेकिन बबली राजू की वजह से बहुत ज्यादा चिंतित थी कि राजू को कुछ भी हुआ तो नीलो और कालू उसकी एक भी नहीं सुनेंगे। कुछ समय तो राजू सुकून से बबली के पास बैठा रहा, लेकिन अब राजू को मस्ती सूझ रही थी। वो बबली को तंग करने का सोचता है। बबली आंटी, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप कृपया करके मुझे खाने को कुछ दे दें। राजू बच्चे, अभी तो मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा धीरज रखो, अभी आपके मामा बाबा आ जाएंगे, वो आपके लिए खाने को ले आएंगे कुछ। नहीं नहीं, मुझे तो अभी खाना है, बाद में भला मैं क्या करूँगा। आप ऐसा करें कि जंगल से भोजन ढूंढकर मुझे ला दें, प्लीज। नहीं राजू बेटा, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। कोई शिकारी पक्षी आपको खा गया तो आपकी मामा मुझे बहुत बातें सुनाएंगी। आप चिंता ना करें बबली आंटी, मुझे कुछ नहीं होगा। और अगर आपने मुझे खाने को कुछ ना ला कर दिया तो मैं मम्मा को कहूँगा कि बबली आंटी ने मुझे पूरा दिन भूखा रखा। राजू, तुम वाकई बहुत शैतान हो। सही कहते हैं सारे पक्षी तुम्हारे बारे में। अच्छा, अब तुम यहीं बैठना, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। ठीक है बबली आंटी, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आप बस जल्दी से जाएं और भोजन लेकर आ जाएं। बबली वहां से भोजन लेने के लिए चली जाती है। राजू को तो बस इसी मौके का इंतजार था। जैसे ही बबली वहां से गई, राजू जंगल की तरफ जाने का सोच लेता है। बबली आंटी तो चली गई हैं, अब मैं जंगल में घूमने जाऊंगा और बबली आंटी के आने से पहले वापस आ जाऊंगा। राजू वहां से उड़कर घने जंगल की तरफ चला जाता है। वो हमेशा ऐसे ही किसी बड़े पक्षी की बात नहीं मानता था, जिसकी वजह से वो अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाया करता था। आज चिड़िया की बात ना मानकर वो निकल पड़ा था। वो ऐसे ही उड़ता जा रहा था कि उसे एक जगह जमीन पर काफी सारे मकई के दाने पड़े हुए दिखाई दिए। वहां आसपास कोई पक्षी था और ना ही कोई और। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। राजू फौरन से मकई के दाने खाने के लिए नीचे उतर जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये दाने तो असल में शिकारी ने डाले हैं, जो कि पक्षियों का शिकार कर रहा था। राजू तो सीधा वहीं पे खाना खाने के लिए उतर जाता है। वाह जी, कितने ज्यादा दाने हैं। चलो अभी सारे के सारे दाने खा लेता हूँ और बबली आंटी के आने से पहले वापस भी चला जाऊंगा। राजू जल्दी से अपने आसपास बिखरे हुए दाने खाने लग जाता है। तभी उस पर ऊपर से एक जाल आकर गिरता है और वो उसमें फंस के रह जाता है। राजू को जाल की तो बिल्कुल कोई खबर ही नहीं थी। वो तो बस अपने लालच में मारा जाता है। तभी वहां से एक तरफ से शिकारी निकल के आता है। ले देखो तो आज हमारे हाथ क्या लगा है।
ये तो एक शैतान से कौवे का बच्चा होवे है। चलो कुछ तो हाथ लगा, वरना मेरा सारा दिन बर्बाद जाना था। शिकारी राजू को एक पिंजरे में बंद कर लेता है। राजू को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या करे। मेरे बाबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उनका नाम भी कालू कौवा है। देखना, वो तुमसे मेरा बदला जरूर लेंगे। हा हा हा, चलो देख लेंगे तेरे बाबा को भी। कालू कौवा होवे या सफेद, मुझसे ना बचेगा। और मैं कोई आम शिकारी ना हूं, मारा नाम राम सिंह है। शिकारी राजू को लेकर अपने ठिकाने की तरफ चला जाता है। बबली जब भोजन लेकर वापस आती है तो वहां राजू को ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है। ये सब देखकर तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं कि अब वो भला कालू और नीलो को क्या जवाब देगी। हे, आज तो लगता है नीलो से लड़ाई पक्की है। वो तो कहेगी कि मैंने जानकर राजू का ध्यान नहीं रखा। अब उसे कौन बताए कि उसका अपना बच्चा ही ऐसा है कि खुद ही कहीं चला गया है। बबली बैठी बैठी यही सोच रही थी कि वो क्या करे और राजू को कहाँ ढूंढे कि वहाँ कालू और नीलो भी मेले से वापस आ जाते हैं। वो दोनों समय से पहले ही वापस आ गए थे। नीलो ने जैसे ही देखा कि घोंसले में बबली अकेली बैठी है और वहां पर राजू नहीं है, तो वो बबली को बोलना शुरू कर देती है। अरे मेरा राजू कहाँ है बबली? तुमने उसकी अच्छे से रक्षा नहीं की ना? मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगी। तुम तो चाहती ही यही हो कि मेरे राजू बेटे को चील खा जाए। अरे तुम तो चुप करो, बबली की बात तो सुन लेने दो पहले। हाँ बबली, तुम बताओ क्या हुआ है और राजू कहाँ है? वो ना कालू भाई, हुआ कुछ ऐसे। और फिर बबली सारी बात नीलो और कालू को बता देती है कि कैसे उसे राजू ने भोजन लेने के लिए भेजा और जब बबली भोजन लेकर वापस आई तो वो कहीं चला गया था। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा अपने बच्चे को? एक ही एक तो बेटा था मेरा। कालू ऐसे खुद से बातें कर ही रहा था कि वहां पे डमडम बंदर भी आ जाता है। अरे कालू कौवे, मैं अभी केले खाने गया था इंसानों की बस्ती में। मैंने तुम्हारे बेटे को वहां राम सिंह के घर देखा है। वो एक पिंजरे में कैद है। अरे वो तो बहुत खतरनाक शिकारी है। जितनी जल्दी हो सके अपने बेटे को बचा लो, फिर ना कहना मैंने बताया नहीं था। अरे बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, लेकिन वो शिकारी तो हमें भी मार देगा अगर हम राजू को बचाने गए तो। तुम तो बहुत चालाक हो ना, तुम्हारे पास तो कोई उपाय होगा इसका। देखो कालू, इस समय शिकारी जंगल में ही निकला हुआ है। तुम सब इस तरह करो, जल्दी से जाकर राजू को छुड़वा कर ले आओ, फिर ना कहना कि बताया नहीं था। अब मैं जाता हूँ, मैंने जाकर अमरूद भी खाने हैं। कालू, बबली और नीलो बंदर के बताए हुए रास्ते और प्लान की सहायता से उस शिकारी के घर तक पहुंच जाते हैं जो कि इंसानों की बस्ती के पास था। वहां वाकई राजू एक पिंजरे में बंद था। सबको देखकर तो राजू की जान में जान आ गई। अरे मेरा बच्चा, रुको, अभी आजाद करता हूँ अपने बच्चे को मैं। कालू फौरन पिंजरे के पास जाकर उसको खोल देता है और राजू आजाद हो जाता है। वो वहां से जल्दी से वापस उड़ पड़ते हैं क्योंकि उन्हें शिकारी के आने का भी डर था जो कि किसी भी वक्त आ सकता था। वो सब उड़कर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं कि तभी राजू बोलता है, सॉरी बाबा, मैं खुद ही गया था घोंसले से। मैं बबली आंटी को तंग करना चाह रहा था। अगर मैंने इनकी बात मानी होती तो आज इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसता मैं। मुझे माफ कर दें बबली आंटी। अरे कोई बात नहीं राजू बेटा, बस आप आइंदा ध्यान रखना कि हमेशा मामा बाबा और बड़ों की बात मानते हैं। हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, वरना हम किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। जंगल में आजकल भोजन की बहुत कमी थी। पक्षियों को भोजन बहुत ही कम मिलता था। पक्षियों को रोज़ाना भोजन ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। इन सब पक्षियों में चिड़िया और उसका बेटा बंटी भी शामिल था। उनके साथ वाले पेड़ पर डोडो और उसका परिवार रहता था। मामा मामा, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ मुझे खाने को कुछ ला दे।
मैं तब तक आपका यहीं वेट करूँगा। अच्छा मेरे बेटे, मैं तुम्हें भोजन ला देती हूँ, तुम चिंता ना करो। चिड़िया दिल ही दिल में सोचती है कि वो आखिर अपने बेटे को भोजन कहाँ से ला कर देगी। उन दिनों जंगल में कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। चिड़िया इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि वो किस दिशा में जाए कि अपने बेटे बंटी के लिए भोजन ला सके। उसने देखा कि दूसरे दरख्त पर बैठी चील चिड़िया और उसके बच्चे को देख रही है। भाई वाह, आज तो बहुत नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। चिड़िया का बच्चा तो मैं ही खाऊंगा। इसका नरम नरम मांस का सोचकर तो मुझे अभी से ही भूख लगने लग गई है। चलो आज इस छोटे पक्षी को खाते हैं। चील बंटी को खाने के लिए उड़ के चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। वो बंटी को अपने पंजों से उठाने ही वाली थी कि चिड़िया देख लेती है और फौरन अपने बेटे को बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है। चील उसको ज़ोर से पंजा मारती है, जिससे चिड़िया को बहुत ही गहरा जख्म आ जाता है, लेकिन चील वहाँ से भाग जाती है। सारे पक्षी डॉक्टर तोताराम को बुला के लाते हैं कि वो चिड़िया की मदद करें। देखो पक्षियों, मैं तुम सबको खुशफहमी में नहीं रखना चाहता, लेकिन चिड़िया के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। उसको बहुत ही गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून बह चुका है और उसका बचना तकरीबन नामुमकिन है। उधर चिड़िया को भी ये बात पता चल जाती है कि उसके बचने की अब उम्मीद नहीं है। चिड़िया सब पक्षियों को बुलाकर कहती है, देखो, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊँगी। प्लीज़ आप मेरे बेटे का ख्याल रखना। ये मेरा इकलौता लाडला बेटा है। आप सब इसकी हमेशा मदद करना। नहीं मामा, आपको कुछ नहीं होगा। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाएं। मैं भला आपके बगैर कैसे रहूँगा? आप ना जाए ना। बंटी ये सब बोल ही रहा होता है कि चिड़िया मर जाती है। बंटी रोने लग जाता है। बाकी सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगली सुबह जब बंटी उठता है तो उसको बहुत ही भूख लगी होती है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। उसने तो कभी भोजन लाना सीखा ही नहीं होता, क्योंकि हमेशा भोजन तो उसकी मामा उसको ला के देती हैं। वो ढोरों के पास जाता है। कालू अंकल, आप प्लीज़ मुझे खाने को कुछ दे देना। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं ना कुछ दिनों में बड़ा हो जाऊंगा तो फिर मैं खुद ही ढूंढ लूँगा, बट अभी तो मुझे आप भोजन दे दें। अरे तुम कहाँ से आ गए? मेरा तो अपना खाना लाने का दिल नहीं करता, और तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं अपने खाने के साथ तुम्हारा खाना भी ढूंढूं? जाओ बच्चे, जाओ यहाँ से और किसी और पक्षी के पास जाओ। मैं तो खुद बहुत आलसी हूँ। बंटी बारी बारी सब पक्षियों के पास जाता है, लेकिन कोई भी उसकी सहायता करने को तैयार नहीं होता। बंटी थक हार कर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। मामा, मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। आप होती थी तो मुझे खाना लाने की कोई टेंशन नहीं होती थी, लेकिन जब से आप गई हैं कोई भी पक्षी मेरी मदद नहीं करता, कोई भी मुझे खाना नहीं देता। बंटी बहुत ही उदास होता है। उसको जंगल में अपनी मामा के बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकता। आखिरकार बंटी जंगल छोड़ने का फैसला कर लेता है। वो उड़ने की कोशिश करता है और उड़ते हुए अपने जंगल से बहुत दूर निकल आता है। वहाँ सब बहुत ही अजीब सा था। उनके जंगल जैसा बिल्कुल नहीं था। उसने देखा कि वहाँ एक ड्रैगन मामा है जो कि अपने बच्चों के साथ खेल रही हैं। छोटे पक्षी, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो बहुत उदास लग रहे हो और यहाँ नए भी लग रहे हो। बताओ क्या बात है, उदास क्यों हो? बंटी ड्रैगन को सारी बातें बता देता है कि कैसे उसकी मामा के मरने के बाद सब ने उसे खाना नहीं दिया और कैसे वो जंगल छोड़ आया है। बस इतनी सी बात थी। ये लो, पहले तुम खाना खा लो, फिर हम तुम्हारे जंगल चलते हैं और मैं देखती हूँ कि तुम्हें भोजन किसने नहीं दिया और तुम्हें मारा भी है। तुम तो इतने प्यारे हो, भला तुम्हें कोई कैसे मार सकता है? बंटी खाना खा लेता है और वो ड्रैगन उड़कर उनके पुराने जंगल में आ जाते हैं। सारे पक्षी ड्रैगन को देखकर बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ड्रैगन के बारे में सिर्फ अपने पूर्वजों से सुना होता है, देखा कभी नहीं होता। आज अचानक ऐसे ड्रैगन को देखकर सब बहुत डर जाते हैं। ड्रैगन जाते ही कौवे के घर पर आग गिरा देती है, क्योंकि कौवा बहुत ही चालाक बनता है। सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं कि ड्रैगन कहाँ से आ गया।
और बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। लेकिन जब वो बंटी को देखते हैं कि वो ड्रैगन के पास खड़ा है तो वो उसके पास जाते हैं। यही वो सब पक्षी हैं जिन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की, और भोजन जब मैंने मांगा इनसे तो मुझे बोला भोजन नहीं है, और कुछ पक्षियों ने तो मुझे मारा भी है। हाँ भाई, किसने छोटे पक्षी का दिल दुखाया है? मैं उसे जलाकर कोयला बना दूंगी। ये तो बहुत ही मासूम पक्षी था। तुम सबको इसकी मदद करनी चाहिए थी। ये तो बेचारा अनाथ है। तुम लोगों ने तो बहुत ही बुरा किया। भला कोई कभी किसी अनाथ को मारता है क्या? आप सही कह रही हैं, हमने इसके साथ बहुत गलत किया। हमें माफ़ कर दें बंटी, हम भूल गए थे बेटा कि तुम अनाथ हो और तुम्हारा हमारे बगैर कौन सहारा होगा। बंटी सबको माफ़ कर देता है और सबके साथ मिलके रहने लगता है। ड्रैगन कुछ दिनों तक बंटी के साथ ही रहती है ताकि देख सके कि जंगल वाले उसके साथ कुछ बुरा सलूक तो नहीं कर रहे। लेकिन जंगल वालों का सलूक देखकर वो चली जाती है। हमें इस स्टोरी से क्या सबक मिलता है? हमें सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी अनाथ को या किसी कमज़ोर पर जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर किसी को सहायता की ज़रूरत हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से ऊपर वाला भी खुश रहता है और हम सब भी खुश रहते हैं।